तो चलिए फ्रेंड्स करते स्टार्ट आज की अपनी इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन, प्राइस और मनी के बारे में। अल्टीमेटली मैं कहूँ आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। यस, आज की इस क्लास में हम ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर, मनी के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आज की इस क्लास में हम उन्हें कवर करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूलेज या कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। बेटा वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा प्लीज सारे कर लेना। न्यूमेरिकल वही चीज है जिनको एग्जाम में देख के आप पागल से कि हो भाई ये क्या पूछ लिया। अरे भाई मैं कराऊंगा, आराम से करके आ जाऊंगा। कुछ भी पूछ ले, कैसा भी न्यूमेरिकल पूछ ले, आप करके आएंगे। समझ में आ गया? पेपर में न्यूमेरिकल देख के इस बार फैलना नहीं है, इस बार लोटपोट नहीं होना कि ये क्या आ गया। टेंशन ना लो, मैं करवा रहा हूं। पहले हम लोग फॉर्मूले सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आफ्टर फॉर्मूला आफ्टर कॉन्सेप्ट ही हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ले बेटा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर। अरे सर पहले कॉन्सेप्ट सिखाना होता है, तो पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना। तो आइए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और कृपया करके इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा। जितने भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूं ये सभी न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनाया, ये मैंने वो न्यूमेरिकल उठाए हैं जो आपके पास्ट ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आप चाहो तो अपना 10 ईयर खोलना और आपको वहां पे जो है ऐसे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आइए चलो देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी की। अब ये कौन सी बला है बेटा? इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, और इन्फ्लेशन तो मनी का दूसरा भाई है कि जहां पे इन्फ्लेशन की बात आएगी वहां पे पैसों की बात आएगी। तो मनी चैप्टर कैसे भूल गए? और मनी चैप्टर में तुमको मैंने करवाया था, याद करो वो दिन जब तुमको मैंने पढ़ाया था मनी चैप्टर में। क्या पढ़ाया था जी? मैंने आपको पढ़ाया था QTM, बोले तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अगर नहीं पढ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की वीडियोस में डाल दूंगा, 2-3 पार्ट है, उन पार्ट्स को आप लोग देखना। QTM क्लियर हो जाएगा। पेपर में QTM भी एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स के बीच में पूछ लेता है, तो उसकी भी वीडियोस मैंने बना रखी है। और आपने अगर देख रखी है तो फिर आप मेरे पुराने छात्र हो, पुराने स्टूडेंट हो, जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो, तो आपको तो फिर क्या ही कहना। चलो, तो QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग आपको पता होगा MV इज इक्वल टू होता है PT। अब MV इज इक्वल टू PT का मतलब क्या है? M माने, यहां देखो, चलो यहां देख लो आप कि M इंटू वी इज इक्वल टू P इंटू T। अब मैं कुछ नई नई बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। लिख लो पहले फॉर्मूला, M इंटू वी इज इक्वल टू P इंटू T। ये येलो बॉक्स में क्या लिखा है उसको भाड़ में जान दो, पहले जो बोल रहा हूं वो सुनो। M का मतलब होता है मनी सप्लाई, कि देश में कितना पैसा छपा, देश में कितना पैसा जनता के पास है, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। V का मतलब होता है वेलोसिटी। ये आपको याद होगा कि 1 10 का नोट या 100 का नोट या 500 का नोट कितने हाथों में गया। अगर 100 का नोट यहाँ से यहाँ, फिर उस पर्सन से उस पर्सन पे, उससे उस पे नोट घूमते रहते हैं ना, जितने भी हाथों में गया उसको बोलते हैं वेलोसिटी। अगर 10 का नोट 10 लोगों के हाथों में गया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो इट मीन्स क्या? 10 के नोट की वेलोसिटी है 10। उसके बाद आता है P माने प्राइस लेवल। P माने देश में प्राइस का लेवल क्या है। अब जरा सुनना बात को बहुत ध्यान से। आपने QTM में P माने केवल प्राइस लेवल पढ़ा था। अब मैं आपको बताऊं, प्राइस लेवल का मतलब है इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइस लेवल का मतलब क्या है भाई साहब? जी भाई साहब, प्राइस लेवल का मतलब है इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल का मतलब है महंगाई। आप इसको इन्फ्लेशन बोल लो या आप इसको प्राइस बोल लो। और बात करें T की, तो T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, या फिर आप इस T को ट्रांजैक्शन के स्थान पे आप इसको आउटपुट भी बोल सकते हो। आउटपुट का मतलब क्या है सुनो। T का मतलब यह है जितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, कितने रुपए की इनकम जनरेट हुई, और जितने रुपए की इनकम जनरेट हुई, जितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में उस इनकम जनरेशन को हम लोग बोलते हैं GDP। तो इस T का मतलब है GDP। और GDP दो होते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल और नॉमिनल। तो मैं बोल सकता हूं इस T का मतलब है GDP, और ये GDP कौन सा वाला है? ये है रियल GDP। तो याद रखना, T का मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, आप इसको रियल GDP भी बोल सकते हो, और इसको आप लोग डिनोट करके से Y से। तो इन्फ्लेशन है,
इन्फ्लेशन की मल्टीप्लाई किससे करी है, रियल जीडीपी से, वाई से। वी माने सेम है वेलोसिटी और एम माने सेम है आपकी मनी सप्लाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अब जरा मेरी बात को सुनना, वापसी अपने मुद्दे पे आ जाओ। अभी बहुत सारी बातें आपको और बताऊंगा, पहले सुनो। तो होपफुली m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी का मतलब तो क्लियर है, मनी सप्लाई, वेलोसिटी, प्राइस माने इन्फ्लेशन और टी का मतलब है वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी। अगर हम देखें तो फिशर भाई साहब ने बोला अगर आपको क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी को परसेंटेज टर्म्स में लिखना है तो आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन एम वी, एम इंटू वी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पी इंटू वाई। अब देखो टी के स्थान पे क्या आ गया, वाई, तो मैंने बोला आप टी के स्थान पे वाई बोल सकते हैं। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन एम वी को आप परसेंटेज चेंज इन एम, मनी में कितना परसेंट चेंज हुआ, प्लस परसेंटेज चेंज इन वी, वेलोसिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पी, प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, और परसेंटेज चेंज इन वाई, इनकम में कितना परसेंट चेंज हुआ। ये फॉर्मूला बना कैसे, आपको इतनी तह तक नहीं जाना है। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने इसको परसेंटेज टर्म में इस प्रकार लिखा, तो आपको भी इसी प्रकार फॉलो करना है, क्योंकि पेपर में ये नहीं पूछेगा फॉर्मूला बना कैसे, बिल्कुल नहीं पूछेगा। पेपर में बस ये पूछेगा कि इसका न्यूमेरिकल दे देगा और बोलेगा भाई साहब वैल्यू निकालो। यार थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है मेरे, आपको हो सकता है भारी सुनाई दे रहा हो, क्योंकि ऑफलाइन बैच चलते हैं, मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ और फिर रात का टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो अभी इस समय 10 बज रहे हैं और मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा साउंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। अब सुनो, परसेंटेज चेंज इन मनी, अब 1 2 3 4 इन चारों की बात कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन मनी, इसको मनी ग्रोथ भी कहते हैं। मनी ग्रोथ का मतलब कितने मनी की ग्रोथ हुई, और ये सुनो कब कब होता है, जब जब देश में नोट छपेंगे, जब जब देश में नोट छपेंगे तब तक बेटा मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो परसेंटेज चेंज इन मनी का मतलब मनी ग्रोथ, कि कितने नोट देश में छपे, जितने परसेंट भी नोट देश में एक्स्ट्रा छपेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो इस साल देश में 5% नोट एक्स्ट्रा छपे, तो बोलूँगा परसेंटेज चेंज इन एम है 5%, यह मेरा मनी ग्रोथ है 5%। अगर देखा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है जितने नोट थे पहले वो, फिर डेल्टा एम कितने और छप गए इनटू में 100। तो अगर आपको क्या निकालना हो, परसेंटेज चेंज इन एम निकालना हो, तो पहले कितने नोट थे एम, फिर कितने एक्स्ट्रा छप गए डेल्टा एम इनटू में 100। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लो देश में पहले 100 नोट थे, या देश मान लो हमारी कितनी इनकम थी, देश में इनकम थी 1 लाख, देश में 1 लाख रुपए के नोट थे, मान लो देश में 1 लाख रुपए के नोट थे। अब सरकार ने क्या करा, 1 लाख रुपए के नोट थे, सरकार ने 10,000 रुपए के नोट और छाप दिए। तो कितने एक्स्ट्रा छापे, 10,000 के नोट सरकार ने और छाप दिए। तो ऑलरेडी एम माने ऑलरेडी 1 लाख थे, 10,000 के नोट एक्स्ट्रा और छाप दिए, इनटू में 100 कर दो जी, ये आपका आ गया 10%। इसका मतलब है देश में मनी ग्रोथ है 10%, 10% पैसा एक्स्ट्रा छप गया इस साल। समझ में आ गया? ओके, तो इसको डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू में 100, या इसको मनी ग्रोथ भी कहते हैं। अगर बात करें परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी की, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी, देखो सेम फॉर्मूला, डेल्टा एम अपॉन एम, यहाँ डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू में 100। लेकिन याद रखना मोस्टली केसेस में आपको उसको कांस्टेंट मानना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले अबाउट वी, तो आप इसे कांस्टेंट मानोगे। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के अंदर जब मैंने पढ़ाया था तब भी इसको कांस्टेंट माना था। तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी को आप लोग कांस्टेंट मानेंगे, आप इसको 0 मानेंगे जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हुआ, इट मीन्स बात हो रही है इन्फ्लेशन की। कितने की बात हो रही है, इन्फ्लेशन की, महंगाई की। और अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना हो तो डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100। और इसका मतलब होता है भाई कितने प्राइस बढ़ गए। और आपको पता है प्राइस का बढ़ना क्या कहलाता है जी, प्राइस का बढ़ना कहलाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100। और परसेंटेज चेंज इन वाई, मतलब वाई माने क्या, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में कितना चेंज हुआ, तो इसका फॉर्मूला फिर डेल्टा वाई
अपॉन में y इंटू में 100 कि आपके जीडीपी में कितना चेंज हुआ, डेल्टा y अपॉन वाई इंटू में 100। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। तो अल्टीमेटली परसेंटेज चेंज इन m में प्लस करूंगा परसेंटेज चेंज इन v इज इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन प्राइस में प्लस करूंगा परसेंटेज चेंज इन y। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला भाई साहब, ये जो नीचे लिखा है ब्लूस में, ये वाला, ये जो मैं स्टार बना रहा हूं, ये बेटा ये वाला फॉर्मूला ही मेन है, ये वाला फॉर्मूला ही मेन है। इसी के बेस पे आपके मोस्टली न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। अब जरा मेरी बात को सुनो, मैंने क्या बोला कि मोस्टली केस में परसेंटेज चेंज इन वी क्या होता है, कांस्टेंट। और सुनो, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो परसेंटेज चेंज इन जीडीपी भी आप क्या कांस्टेंट ही मानोगे, अगर कुछ ना बोले। याद रखना, ये दो चीज ऐसी होती है, वेलोसिटी वाला और जीडीपी वाला, अगर कुछ ना बोले तो आप इसे कांस्टेंट मानेंगे। तो अब जरा मेरी बात को सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, अगर बात करूं फॉर्मूले की तो परसेंटेज चेंज इन एम मनी प्लस परसेंटेज चेंज इन वी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्लस परसेंटेज चेंज इन वाई, मतलब रियल जीडीपी। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैंने बोला इसको आपने क्या मानना है, कांस्टेंट, तो मतलब 0%, इसको भी क्या मानना है, अगर कुछ ना बोले तो कांस्टेंट, तो मतलब 0%। तो उसका तो मतलब ये हो गया ना कि परसेंटेज चेंज इन मनी किसके बराबर है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि परसेंटेज चेंज इन मनी को बोलते हैं मनी ग्रोथ, कि कितना मनी ग्रोथ हुआ, कितना मनी छपा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को अपन लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो देखो यहां पे आपके सामने एक बात निकल के आई, यहां पे आपके सामने एक बात निकल के आई, वो बात निकल के ये आई कि अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर आपका जीडीपी कांस्टेंट है, तो जितनी मनी ग्रोथ होती है उतना आपका इन्फ्लेशन होता है। मतलब मेरे कहने का ये है, अगर मैं बोलूं कि देश में 10% नोट एक्स्ट्रा छपे हैं, तो इसका मतलब है देश में महंगाई 10% बढ़ गई। अगर मैं बोलूं देश में मनी ग्रोथ 10% है, कि 10% नोट देश में एक्स्ट्रा छपे हैं, और ऐसे केस में अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर आपका जीडीपी कांस्टेंट हो, तो आपका ये दोनों जीरो बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि देश में प्राइस 10% बढ़ गए, देश में महंगाई 10% बढ़ गई। तो कृपया करके इस चीज को भी वीडियो पॉज करके नोट कर लो, जो आपके सामने लिखा है मैंने न्यूमेरिकल में, ये सारी की सारी बातें अच्छे से काम आने वाली है। ठीक है जी, चलो तो अब जरा मेरी बात को समझो। ठीक है, देखो जो बात मैंने बोली वही बात यहां पर ये कहना चाह रहा है। देखो दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1, आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल के ये लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लिया तो अच्छी बात है। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये हो गया, अगर आपका v और y कांस्टेंट है तो मनी ग्रोथ इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फ्लेशन। अब जरा मेरी बात को सुनो आगे। देखो अभी अभी आपको ये सारा मैंने जो है m इंटू वी पी इंटू टी मैंने पढ़ाया, और देखो जो मैंने बोला ना वही वाली बात आपके जो है यहां पर भी लिखी है। क्या लिखा है, देखो ये बोलता है कि वेलोसिटी रिमेन्स सेम। अगर आपकी वेलोसिटी सेम हो, आउटपुट रिमेन सेम, आपका y भी सेम हो, तो अगर याद रखना, अगर देश में मनी सप्लाई बूस्ट बढ़ेगी तो प्राइस मस्ट गो अप, बेटा प्राइस भी बढ़ेगा। अगर ये कांस्टेंट हो 0% चेंज, ये तो 0% चेंज, तो याद रखना अगर देश में आपके 10% सप्लाई बढ़ी तो प्राइस भी आपका 10% बढ़ेगा। लिखा हुआ है फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन टू इक्वल टू द राइट। तो बोलता है जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होगी वही आपके राइट साइड वाली वैल्यू के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आती है। लेकिन 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 अगर मान लो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है कि भाई देश में जीडीपी भी बढ़ा है, देश में जीडीपी भी बढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मेरी बात को थोड़ा और सुनो, ठीक है। अब जरा
तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, फिर अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, एक बार दोबारा आ जाओ। परसेंटेज चेंज इन एम प्लस, या ये नहीं, एक बार दोबारा आ जाओ। एक बात बताओ, मैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। m इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, p इंटू टी। टी का मतलब होता है रियल जीडीपी और p का मतलब होता है प्राइस। और मेरी बात सुनो, अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं प्राइस की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, रियल जीडीपी से, तो मेरी बात सुनो, m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। अगर रियल जीडीपी की मल्टीप्लाई प्राइस से कर दूं, तो मैं इसको m इन पी इंटू टी को मैं नॉमिनल जीडीपी भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है रियल जीडीपी वो होता है जिसमें प्राइस को कंसीडर नहीं किया जाता। रियल जीडीपी वो होता है जिसमें प्राइस को कंसीडर नहीं किया जाता। तो अगर मैं रियल जीडीपी की मल्टीप्लाई प्राइस से कर दूं, मैं रियल जीडीपी की मल्टीप्लाई प्राइस से कर दूं, प्राइस को कंसीडर कर लूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसको मैं नॉमिनल जीडीपी भी बोल सकता हूं। तो मेरे पास क्या बन गया जी, मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। क्या जी, मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया कि अगर हम रियल जीडीपी की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, प्राइस से, प्राइस लेवल से, तो मुझे प्राइस लेवल मतलब क्या, इन्फ्लेशन का लेवल, मुझे क्या मिलता है, नॉमिनल जीडीपी। तो अगर कभी पेपर में पूछे प्राइस लेवल निकालो, तो एक फॉर्मूला आ गया, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी को ऐसे ही रहने दूं, तो ये रियल जीडीपी कहां पे आएगा जी, रियल जीडीपी आ जाएगा मेरे अपॉन में। तो मेरे सामने एक फॉर्मूला बन के आ गया, प्राइस इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। ये है मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट अगर आगे आएगा तो चौथा कॉन्सेप्ट, पांचवा कॉन्सेप्ट, ऐसे करके हम लोग कवर कर लेंगे, टेंशन ना लो। फिलहाल एक बात बतानी थी कि P इंटू टी का मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, आपने नेशनल इनकम के अंदर पढ़ रखा है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी नहीं पढ़ा तो भाई मेरी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लो, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अब करेंगे न्यूमेरिकल। कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, आप एक बार चाहो तो वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए जी, तो होपफुली आपने रिवाइज कर लिए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। मैं आपको न्यूमेरिकल की ओर लेके चलता हूं। देखिए भाई साहब, अच्छा आप एक फॉर्मूला चाहो तो और लिख लो, अगर आपको याद आ रहा हो तो, मैंने पढ़ा रखा है। वो फॉर्मूला ये है कि अगर आप क्या निकालना हो, अगर आपको रियल इंटरेस्ट रेट निकालनी हो तो क्या करते हैं, अगर आपको याद हो इन्फ्लेशन में पढ़ा रखा है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से अगर आप माइनस कर दोगे क्या, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो आपको जो मिलेगा आप उसे क्या बोलेंगे, रियल इंटरेस्ट रेट इज मतलब R इज इक्वल टू आई माइनस पाई। याद आ गया? चलो ये भी एक फॉर्मूला था हमारा। चलो आओ न्यूमेरिकल पे भाई साहब आ जाओ। देखो ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आ चुका, अगेन बोलो मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं सारे एग्जाम में आ चुके हैं। बोलता है विद कांस्टेंट लेवल ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का लेवल कैसा है, कांस्टेंट मतलब 0% चेंज। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी एंड जीडीपी, और जीडीपी का लेवल भी कांस्टेंट है मतलब 0% चेंज। और बोलता है कि गवर्नमेंट 5% मनी सप्लाई को बढ़ाती है, तो आपको कैलकुलेट करना है एक तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है सॉरी, और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है तो कैलकुलेट करना है क्या, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक बात बताओ, अभी अभी आपको मैंने एक बात सिखाई थी, क्या वो सिखाई थी कि अगर आपका वेलोसिटी 0% हो, आपकी इनकम 0% हो, तो उसका मतलब ये है कि जितना मनी सप्लाई बढ़ेगा, जितना मनी की ग्रोथ होगी, उतना आपका इन्फ्लेशन होगा। तो आप इसको या तो ऐसे ही लिख दो, या फिर आपको प्रॉपर नंबर चाहिए तो आप अपना आंसर करो तो प्रॉपर तरीके से करो। कैसे कि परसेंटेज में डेल्टा लिख दो, डेल्टा माने भी इकोनॉमिक्स में चेंज ही तो होता है। तो परसेंटेज चेंज इन एम प्लस परसेंटेज चेंज इन वी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पी प्लस परसेंटेज चेंज इन वाई होता है। अब बताओ परसेंटेज चेंज इन एम कितना है, जब बोला गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को बढ़ाया 5% से, तो ये आपका है 5%।
ये आपका है 0। प्राइस में कितना होगा, प्राइस का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब है इन्फ्लेशन रेट, और ये हो गया आपका v हो गया आपका 0। तो इट मीन्स आपका पहला आंसर आ गया, जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है वो कितनी है जी, आपकी इन्फ्लेशन रेट आ गई 5%। बताओ पल्ले पड़ गया जी, हाँ जी, हमारा पहला आंसर आ गया, हमारी इन्फ्लेशन रेट आ गई 5%, क्योंकि ये आपको सिखा रखा है मैंने। अब अगला बोलता है रियल इंटरेस्ट रेट ये है, नॉमिनल निकालो। एक बात बताओ, रियल का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर निकालना हो नॉमिनल तो क्या होगा, रियल ऐसे रहेगा प्लस का इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू नॉमिनल। अब रियल वाला क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, रियल वाला गिवन है आपको 8%, तो यहाँ पे आपका आ गया 8%। इन्फ्लेशन रेट आपने निकाली कितनी है 5%, जी आपका आ गया 5% इज इक्वल टू आई। आई माने क्या, नॉमिनल। जी कितना आ गया, जी ये आपका आ गया 13%। लो जी लो, ये आपका देखो यहां से आपका जो है अलग फॉर्मूला आ गया ना, और ये आपका अलग चीज थी। तो यहाँ पे दो बातें पूछी, दोनों बातें मैंने आपको समझा दी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, होपफुली आपको अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा। इससे पहले आप लिखेंगे, इस फॉर्मूले से पहले आप लिखेंगे कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन परसेंटेज टर्म्स। ये लिखना पड़ेगा कि परसेंटेज टर्म्स में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये होता है, देन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। चलिए आइए न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आते हैं। ये बोलता है कि भाई साहब आपको गिवन है रियल रेट ऑफ जीडीपी 7%, मनी सप्लाई 16%, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा एक बात और बेटा, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है ना कि नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पे रियल रेट ऑफ रियल जीडीपी और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मेरे कहने का ये, आप कंफ्यूज मत होना। रियल इंटरेस्ट अलग चीज है, रियल जीडीपी अलग चीज है। नॉमिनल इंटरेस्ट अलग चीज है, नॉमिनल जीडीपी अलग चीज है, याद है ना, भूलना मत। ठीक है, चलो तो हमें क्या बोलता है, आपको रेट ऑफ रियल जीडीपी गिवन है। ठीक है, आपको रेट ऑफ रियल जीडीपी गिवन है, आपको मनी सप्लाई गिवन है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। आपसे बोलता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालो और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। एक बात जरा मेरी सुनो, एक बात जरा सुनो, यहाँ पे कोई बात की है वेलोसिटी की नहीं की, तो इतना तो मुझे पता है कि परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई मतलब पता है क्या, ये 16%, इसमें प्लस करूं परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, वो किसके बराबर होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस परसेंटेज चेंज इन इनकम मतलब रियल जीडीपी। अब जरा भाई साहब देख लो दोबारा इस चीज को, परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई कितना बढ़ गया जी, यहां पे आ गया 16%। वेलोसिटी कितना है, कुछ नहीं बोला तो 0 मान लिया, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही तो निकालना है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं इसको पाई बोल दूं जी, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में परसेंटेज चेंज इन वाई, वाई माने क्या, रियल जीडीपी कितना है जी आपका 7%। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा माइनस, तो 16% माइनस 7% इज इक्वल टू इन्फ्लेशन की रेट कितना आ गया जी, 9% आ गया आपकी पाई की वैल्यू जी, 9% आ गई क्या आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। होपफुली पल्ले पड़ गया होगा, बड़ा ही आसान था। चलिए बस मैंने क्या कर दिया, क्यूटीएम का परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब अगला बोलते देखो, ये तो कितना आपका आ गया जी, आपका आ गया 9%। अब अगला आपसे बोलता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल देखो यहाँ पे मैं बोलोगे भैया यहाँ पे आपने वाई को, रियल जीडीपी को 0 क्यों नहीं माना, कांस्टेंट क्यों नहीं माना। अरे भाई जब क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7%, 7%, 7%, तो कांस्टेंट कैसे मान लूं मैं, समझो ना मेरी बात को। चलो भाई साहब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। एक बात बताओ, अगले पॉइंट पार्ट पे आते हैं। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल रेट माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन है ना 14%, और माइनस
रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना गिवन है जी 9%। लो जी आपका आर की वैल्यू कितनी आ गई जी, आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 5%। सिंपल जी, ये क्या आ गया जी, ये आ गया आपका 5%। हो गया। वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए, समझ में आ गया जी। चलिए आइए अपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 3 पर जरा इसको भी प्यार से समझने का प्रयास करते हैं, प्यार से समझने का ट्राई करते हैं। देखो, क्वांटिटी ऑफ मनी 4800, मतलब वही वाली बात है बेटा, आपको एम गिवन है। अच्छा मेरी बात जरा सुनोगे, अब जरा मेरी बात को समझने का ट्राई करना। यहां पे परसेंटेज वाली वैल्यू गिवन नहीं है। अब क्योंकि परसेंटेज वाली वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो फिलहाल मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला, m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी, मतलब ये वाला फॉर्मूला, बिना परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। लेकिन जहां पे परसेंटेज वाली वैल्यू आएगी तो परसेंटेज वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा। समझ में आपको आ रहा है? तो जरा मेरी बात को समझने का ट्राई करो। यहां पे आपको m गिवन है, यहां पे गिवन है नॉमिनल जीडीपी, यहां पे गिवन है रियल जीडीपी। अब बोलता है, देखो जीडीपी है, इंटरेस्ट नहीं है, जीडीपी है। पहला बोलता है प्राइस लेवल क्या है, प्राइस लेवल निकालो। दूसरा वेलोसिटी ऑफ मनी निकालो। तो आइए पहले अपना पार्ट ए करते हैं। एक बात बताओ, अभी जो लिखवाया मैंने फॉर्मूले, यहां पे मैंने क्या आपको प्राइस लेवल निकालने का नहीं बताया जी? बताया जी। प्राइस लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। तो जरा मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां पे निकालूंगा प्राइस लेवल तो फॉर्मूला क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। जरा बताओ कितना है? नॉमिनल जीडीपी है 96,000 और रियल जीडीपी कितना है जी 48,000। जी सॉल्व करो, कितना आ गया जी? कट के आ गया ₹2। ₹2 का मतलब पता है क्या है? ये आपका प्राइस लेवल। ₹2 का मतलब पता है क्या है? देखो, प्राइस लेवल जब भी निकालूंगा इसे ₹1 से कंपेयर करते हैं। प्राइस लेवल जब भी निकालूंगा इसे ₹1 से कंपेयर करते हैं। ₹2 का मतलब पता है क्या है? जो चीज ₹1 की थी अब वो ₹2 की मिल रही है। इट मीन प्राइस डबल हो गए। ये शो कर रहा है इन्फ्लेशन डबल हो गई। अगर मान लो यहाँ पे 3 आता तब भी मैं ₹1 से कंपेयर करता कि जो चीज ₹1 की थी अब वो ₹3 की मिल रही है। इट मींस प्राइस ट्रिपल हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्राइस लेवल का मतलब है कि इसको कंपेयर करते हैं ₹1 से। ठीक है, वेट ए मिनट। यस सॉरी, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ₹1 से। तो अगर ₹2 तो इट मीन जो चीज ₹1 की थी आज वो ₹2 की हो गई, तो प्राइस का लेवल डबल हो चुका है। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हो गया है जी, प्राइस का लेवल डबल हो चुका है। तो अगर परसेंटेज टर्म्स में इसी में पूछता तो आप ये बोल सकते थे कि प्राइस यहाँ पे डबल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आपके पूरे 100% बढ़ गए हैं। चलो अब मेरी बात सुनो, तो प्राइस लेवल तो निकाल, अब क्या बोलता है वेलोसिटी ऑफ मनी निकालो। एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। m अब देखो पहले v निकालना है तो v का v रहने दो, p इंटू टी अपॉन में क्या पहुंच जाएगा, m आ जाएगा अपॉन में। अरे भाई QTM का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फॉर्मूला है ना, m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब v निकालना है तो m अपॉन में आ जाएगा। और जरा मेरी बात को समझो, P इंटू टी क्या होता है पता है? देखो ना, P इंटू टी मतलब रियल जीडीपी इंटू प्राइस, मतलब कहने का है नॉमिनल जीडीपी। P इंटू टी का मतलब क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी। या फिर देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, P कितना आएगा जी? P आ गया ₹2 और टी माने Y भी तो बोलते हैं, और Y माने क्या? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कितना आपका? 48,000। तो 2 इंटू 48,000 अपॉन में m माने क्या? m माने क्वांटिटी ऑफ मनी। जी कितना आपका? जी आपका 4800 है। आप चाहो तो भाई साहब इसको ऐसे बोल लो, p माने प्राइस, प्राइस आपने 2 निकाल लिया। t का मतलब क्या होता है जी? t का मतलब रियल जीडीपी। t माने y बोल लो, y माने रियल जीडीपी क्वेश्चन में गिवन है। आप इसको सॉल्व कर लो, इससे गए 10 टाइम्स कितना आ गया?
जी ये आपका आ गया 20 रुपए। तो बताओ आपकी वेलोसिटी कितनी आई जी, आपकी वेलोसिटी आई 20 रुपए, ठीक है। आपकी जो v की वैल्यू कितनी आई जी, वो आई आपकी 20 रुपए। आपके p की वैल्यू कितनी आई जी, p की वैल्यू आई 2 रुपए जी। लो आपका पहला पार्ट तो हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड पार्ट की। एक काम करो, पहला पार्ट हो गया ना, वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, बिकॉज सेकंड पार्ट के लिए पहला पार्ट मिटाऊंगा मैं, स्पेस थोड़ा मेरे पास कम है ना। चलिए तो अब मैं जो है इसको मिटा देता हूं, ताकि जो है मैं सेकंड पार्ट को आराम से प्रॉपर स्पेस में आपको समझा सकूं। होपफुली न्यूमेरिकल आपको पल्ले पड़ रहे होंगे। जितना आसान तरीका मेरे पास न्यूमेरिकल करवाने का है भाई, मैं उतने ही आसान तरीके से आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। अब बोलते हैं सपोज कर लो वेलोसिटी कैसी है आपकी, कांस्टेंट है, और इकोनॉमी में आपका आउटपुट बढ़ गया 20% ईच ईयर, और हर साल आपका आउटपुट 20% बढ़ रहा है। इट मीन्स यहां बात हो रही है जीडीपी की, परसेंटेज चेंज इन वाई की। बोलते हैं मनी सप्लाई में कितना परसेंट चेंज करना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर तक भी हमारे प्राइस का लेवल स्टेबल रहे। मतलब बोल रहा है कि मेरे प्राइस ना बढ़े, मेरे प्राइस का लेवल ये अब ये बी पार्ट है, इसको पहले पार्ट से भूल जाओ, पहला पार्ट अलग है, वरना आप मिक्स करोगे दिक्कत होगी। ये बी पार्ट बोल रहा है कि प्राइस का लेवल मेरे को स्टेबल रखना है, प्राइस के लेवल में मुझे कोई भी चेंज नहीं करना। तो जरा मुझे बताओ कि मनी सप्लाई में कितना चेंज करूं कि मेरा प्राइस का जो लेवल है वो प्राइस का लेवल कांस्टेंट बना रहे। तो मेरी बात सुनो, अभी आपको न्यूमेरिकली करवाता हूं। तो देखो, परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई प्लस परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्लस परसेंटेज चेंज इन इनकम या रियल जीडीपी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, परसेंटेज चेंज इन वो तो निकालना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा है कि मनी सप्लाई में कितना चेंज करूं। तो भाई साहब आपको परसेंटेज चेंज इन एम तो निकालना है। वेलोसिटी वाला क्या बोला आपने, कांस्टेंट है, मतलब ये तो आपका हो गया 0% इज इक्वल टू, बोलता है प्राइस में कितना परसेंट चेंज करूं, क्या बोलता है प्राइस में कितना परसेंट चेंज करूं ताकि प्राइस सॉरी ये चाहता है कि प्राइस आपका नेक्स्ट ईयर भी स्टेबल रहे। मेरी वर्डिंग गलत हो गई थी, प्राइस आपका नेक्स्ट ईयर भी स्टेबल रहे, मतलब प्राइस में कोई चेंज ना हो। जब ये बोलता है प्राइस में कोई चेंज ना हो तो उसका मतलब प्राइस में भी चेंज 0%। जब प्राइस को स्टेबल रखना है, मतलब प्राइस को नहीं बढ़ाना, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा 0%। और बोलता है हर साल आपका जीडीपी 20% से बढ़ रहा है, इकोनॉमी का आउटपुट मतलब जीडीपी 20% से बढ़ रहा है। तो यहां पे वैल्यू क्या बोल दी, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी 20%। तो देखो यहां पे परसेंटेज चेंज इन एम मतलब क्या था कि मनी सप्लाई को मैं कितना बढ़ाऊं। तो यहां पे मैं इसको ऐसे बोल दूं थोड़ा तरीके से कि परसेंटेज चेंज इन एम का मतलब क्या है, ग्रोथ इन मनी सप्लाई। इसका थ्योरेटिकल मतलब तो वही है ना, परसेंटेज चेंज इन एम का तो मतलब वही है ग्रोथ इन मनी सप्लाई। तो कितना बढ़ाऊं, यहाँ पे 0 खत्म, 0 + 20 कितना, तो अल्टीमेटली ये बोल रहा है आपको अपने मनी सप्लाई को 20% बढ़ाना चाहिए ताकि प्राइस का लेवल आपका 0 मतलब स्टेबल रहे। होपफुली भाई सब पल्ले पड़ गया होगा। अब ये तो निकाल लिया परसेंटेज में, लेकिन वो न्यूमेरिकली वैल्यू पूछ रहा है कि न्यूमेरिकली मैं कितना बढ़ाऊं। न्यूमेरिकली जो है मैं मनी सप्लाई को कितना बढ़ाऊं वो मुझसे पूछना चाह रहा है। तो मेरी बात सुनो, अगर मनी सप्लाई को कितना बढ़ाना है आपको 20% बढ़ाना है, तो एक बात बताओ आपके पास मनी है कितना, क्वांटिटी ऑफ मनी 4800 है, आप इसको बढ़ा दो 20%। तो अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊं, अगर मैं मनी सप्लाई को 20% बढ़ाऊं, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मनी शुड बी इन नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर मनी क्या होना चाहिए, तो इज इक्वल टू आपके पास 4800 रुपये तो है, इसमें आपको 20% इसी का और ऐड करना है। तो अगर आप 4800 में उसका 20%
4800 का 20% अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 960, है ना। और आप 4800 में 960 को अगर जोड़ोगे तो आपका 0 का 0, 6, 8 और 9, 7, ये बन जाएगा 5760। कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा आपका 5760। तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है इतना 5760, ठीक है, 20% बढ़ाना है तो इतना आपका जो है मनी सप्लाई का लेवल सेंट्रल बैंक को इतना मेंटेन करना पड़ेगा ताकि प्राइस लेवल स्टेबल रहे। इस साल 4800 है, अगली साल सेंट्रल बैंक को जो है 5760 का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। इट मींस क्या, 960 रुपए एक्स्ट्रा छापने पड़ेंगे ताकि प्राइस का लेवल स्टेबल रहे। होपफुली ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए नाउ अब बढ़ते अपने अगले न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 4 की ओर, जो कि हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है और ये भी भाई सब एग्जाम में आ चुका है। ये बोलता है अगर जीडीपी डिफ्लेटर आपका 100 था, 100 से बढ़ के 107, जीडीपी डिफ्लेटर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने नेशनल इनकम की वीडियोस में पढ़ा रखा था। बाकी बता दूं, जीडीपी डिफ्लेटर शो करता है प्राइस के लेवल को। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है इन्फ्लेशन रेट। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट। तो बोलता है कि एक साल से फर्स्ट ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर आपका 100 था और बढ़ के 107 हो गया सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में वो बढ़ के 115 हो गया। तो बोलता है इन्फ्लेशन रेट क्या है पहले और 2 साल के बीच और दूसरे और तीसरे साल के बीच। तो सुनो, मैं निकालता हूं इन्फ्लेशन रेट बिटवीन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कि पहले और दूसरे साल के बीच इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो सुनो, आपका पहले जीडीपी डिफ्लेटर क्या था, 100, फिर क्या हो गया 107। तो सुनो, सिंपल तरीका है, पहले था 100, अब कितना हो गया 107। याद रखना, जो ओल्ड था वो नीचे आएगा, जो न्यू था वो ऊपर जाएगा, और इनटू में कर दो 100 जी, ये आपका आ गया 107। जीडीपी डिफ्लेटर कितना आ गया 107। अगर आपको यहां पे निकालना है क्या, अगर आपको निकालना है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो सुनो, कुछ नहीं करना होता, जो भी आपकी वैल्यू आती है जीडीपी डिफ्लेटर से, सुन लो निकालते कैसे, लास्ट ईयर का नीचे, उसके अगले साल का ऊपर, लास्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का नीचे 100, उसके अगले साल का ऊपर 107। तो ऊपर आएगा नेक्स्ट ईयर वाला, नीचे आएगा लास्ट ईयर वाला, इनटू में 100, जो वैल्यू आ गई वो लिख दो 107। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन का क्या तरीका होता है, जो भी वैल्यू आई उसमें से आप 100 कर दो माइनस। इट मीन्स 107 आया ना, हमेशा 100 करना है, ऑलवेज 100 करना है माइनस। तो 107 में से आपने 100 कर दिया माइनस जी, 7% बचा जी, है आपका पहले और दूसरे ईयर के बीच इन्फ्लेशन रेट। मैंने क्या बोला, आपको हमेशा 100 ही करना है माइनस। तो जो भी जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आती है उसमें से 100 कर दो माइनस। तो पहले और दूसरे साल के बीच इन्फ्लेशन रेट आ गई कितनी, 7%। अगर मैं ऐसे ही बोलूं इन्फ्लेशन रेट बिटवीन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तो बताओ सेकेंड ईयर पुराना वाला नीचे, सेकेंड ईयर में क्या था वैल्यू 107, और नया वाला ऊपर, अगली साल कितनी हो गई 115, और इनटू में क्या रखना है जी 100। हमेशा पिछले साल का नीचे, उसके अगले साल का उसके ऊपर। तो 115 अपॉन में 107 इनटू में 100। और देखो ये जो पढ़ा रहा हूं ना, बहुत से बच्चों को तो पहले से ही आता होगा कि जीडीपी डिफ्लेटर निकालते कैसे है, मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा, बट फिर भी देख लो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 107.47। अब क्या निकालना है, इन्फ्लेशन रेट। ये थोड़ा क्वेश्चन उन क्वेश्चन से अलग है। इन्फ्लेशन रेट मैंने क्या बोला, जो भी वैल्यू आई 147.47, इसमें से ऑलवेज माइनस करना है 100। तो 7.47 क्या आ गया जी, आपका आ गया इन्फ्लेशन रेट ऑफ सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर कितनी आई थी आपकी 7%, और सेकेंड ईयर की कितनी आपकी जी 7.47%।
जी ये है आपकी सेकेंड ईयर की रेट ऑफ इन्फ्लेशन। चलिए अब बात को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो आपका इन्फ्लेशन रेट निकल गया, अब बोलता है नॉमिनल रेट कितना है आपका, 9% है हर साल, ऑल दीज ईयर। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा पहले और दूसरे साल के बीच, सॉरी पहले दूसरे के बीच और दूसरे तीसरे के बीच। तो सुनो मेरी बात सुनो, आप भूल गए रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर मैं पहले और दूसरे के बीच क्या निकालूं, अगर मैं निकालूं रियल इंटरेस्ट ऑफ रेट 1 और 2, पहले और दूसरे के बीच निकालूं रियल इन्फ्लेशन 1 और 2, तो क्या होगा, आई में से पाई की वैल्यू, आई मतलब क्या, नॉमिनल, जो कि हर साल कितना है आपका 9%, उसमें से माइनस कर दो। बताओ पहले और दूसरे साल के बीच इन्फ्लेशन रेट क्या थी आपकी 7%, तो 9 में से गए 7%, जी आपका क्या आ गया, जी ये आपका आ गया 2%, कौन सी, पहले और दूसरे साल के बीच रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बोलता है दूसरे और तीसरे के बीच निकालो, अब क्या बोलता है, दूसरे और तीसरे के बीच निकालो। तो अगर मैं दूसरे और तीसरे के बीच निकालूंगा तो नॉमिनल माइनस अगेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब बताओ नॉमिनल तो आपका फिक्स है कितना, जी ये तो आपका फिक्स है 9%, इसमें से आप माइनस करेंगे दूसरे और तीसरे साल के बीच क्या थी आपकी, जी दूसरे और तीसरे साल के बीच आपकी इन्फ्लेशन रेट थी 7.47%। तो एक काम करो ना, माइनस कर दो उसमें से क्या 7.47%, जी ये आपका आ गया 1.57%, ये क्या आ गया आपका 1.57%। तो ये आ गई आपकी क्या, रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन 2 and 3 ईयर 1.57, रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन 1 and 2 2%। समझ में आ गया। बाकी इन्फ्लेशन की रेट में आपको मैंने सिखाई दिया, होपफुली एकदम अच्छे से आपको ये न्यूमेरिकल पल्ले पड़ गए होंगे। बताइए समझ में आ गया। तो इतने न्यूमेरिकल मैंने आपको 4 कराए, चारों के चारों अलग अलग थे एंड होपफुली न्यूमेरिकल आपको एकदम अच्छे से आ गए होंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो चुकी है बिकॉज आप जानते हो प्रैक्टिकल टॉपिक में वीडियो लेंथी हो जाती है, न्यूमेरिकल टॉपिक में वीडियो लेंथी हो जाती है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हमारे होते हैं फिनिश। अगली क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे, नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शब्बा खैर। चलिए।